प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि IAS एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, और अगर एडिटोरियल में कोई की कॉन्सेप्ट्स आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और ये 16 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है इंडिया नीड्स बेटर मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम्स, यानी कि भारत को जरूरत है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि सरकार को चाहिए कि वो स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल गैप जो कि मेंटल हेल्थ केयर की फील्ड में हैं उनको दूर करें, और साथ ही साथ समाज में जो मेंटल हेल्थ केयर को लेके दुर्भावना है या एक कलंक की तरीके से जिसे देखा जाता है उसे भी दूर करने की आवश्यकता है। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है GS पेपर 2 के साथ, और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के साथ, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के साथ, और साथ ही साथ इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, क्योंकि यहाँ बात होगी मानसिक स्वास्थ्य की। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स पे जाने से पहले समझते हैं कि मेंटल हेल्थ इलनेस या मानसिक स्वास्थ्य वाली जो दिक्कतें हैं भारत में वो कौन कौन सी हैं। तो एक सर्वे कंडक्ट किया था निमहंस ने। निमहंस, हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, और ये बेंगलुरु में स्थित है। तो इसके द्वारा जो सर्वे किया गया था उससे पता चला कि भारत में कम से कम 13.7% जो भारत की पॉपुलेशन है उसके 13.7% लोग किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, और इनमें से 10.6% यानी कि 10.6% को इमीडिएट इंटरवेंशन की आवश्यकता है, यानी कि इनकी जो मेंटल इलनेस है वो गंभीर प्रकार की है और इन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करवाई जानी चाहिए। और इसमें यह भी बताया गया कि भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, और इसके द्वारा ये भी बताया गया कि कम से कम जो 10% पॉपुलेशन है भारत की वो कोई ना कोई कॉमन मेंटल डिसऑर्डर उसे है, और इसमें से करीब करीब 1.9% लोगों को सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। और ये जो मेंटल डिसऑर्डर हैं ये अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा हैं बजाय कि रूरल एरियाज़ के। और जो ट्रीटमेंट गैप है, यानी कि आपको मेंटल इलनेस है लेकिन आपके पास ट्रीटमेंट करवाने का जरिया नहीं है, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट गैप करीब करीब 60% के करीब है। तो अगर 100 लोगों को मेंटल इलनेस है तो उसमें से करीब 60 लोग तो ट्रीटमेंट करवा ही नहीं सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि मेंटल हेल्थ यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। तो एक तो है कि आप खुश हैं, खुश मिजाज हैं, तो एक स्टेट ऑफ वेलबींग में है। दूसरा कि आप अपना जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसको पा सकने के लिए काबिल हैं, और जो नॉर्मल तनाव होते हैं रोजमर्रा के उसको भी आप टैकल कर सकते हैं। आप उत्पादकता के साथ काम कर सकते हैं, और आप अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए योगदान भी दे सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप कर पा रहे हैं तो आप मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। और भारत में जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो क्राइसिस सिचुएशन है, उसमें जो मेजर चुनौतियां हैं वो इस प्रकार हैं। एक तो लोगों को मानसिक रोगों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी मानसिक रोग को पागलपन करार दिया जाता है, और एक सोशल स्टिग्मा है जिसकी वजह से जो मानसिक रोग से ग्रस्त है और उसके परिवार वाले कोई भी इस बात को मानने से इनकार करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है और उसका उपचार होना चाहिए। और एक सेंसिटिविटी का भी अभाव है, यानी कि संवेदनशीलता नहीं है मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के साथ व्यवहार करने में। और इन सारी वजहों की बदौलत जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त है वो बताना नहीं चाहता है इसके बारे में, वो अपना उपचार नहीं कराना चाहता है, या अगर उपचार कराता भी है तो उसको गोपनीय रखना चाहता है। तो इन सारी वजहों से जो मानसिक स्वास्थ्य वाली बीमारियां हैं ये और ज़्यादा बढ़ती हैं और इनसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर WHO के अनुमानों की बात की जाए तो जितने भी लोग दुनिया भर में बीमारियों से ग्रस्त हैं उनमें से 15% बीमारियां मानसिक रोग ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फिगर है ये, अगर
पूरे विश्व की बात की जाए। और WHO ये भी कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग मेंटल इलनेस से प्रभावित हैं। और यही नहीं, WHO ने तो भारत को वर्ल्ड की मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री की संज्ञा भी दी है। और 1990 से 2017 की अगर बात की जाए तो भारत में हर 7 में से एक व्यक्ति मानसिक रोगी है। और ये मानसिक रोग डिप्रेशन, एंजाइटी से लेकर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों तक फैला हुआ है। और इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि भारत एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक झेल रहा है, यानी कि मानसिक रोग एक महामारी की तरह भारत में फैल गया है। और जो सोशल स्टिग्मा या जो समाज में एक कलंक वाली बात जुड़ी हुई है मानसिक रोगों से, उसको इस फ्लोचार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, यानी मानसिक रोग या मानसिक बीमारी किसी भी प्रकार की, वो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आपको ऐसा कुछ है तो आपको पागल करार दे दिया जाता है समाज में। और इसी वजह से कई सारे लोग जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं मानसिक रोग से, या उनके परिवार वाले भी इस बात को उजागर नहीं करना चाहते हैं, वो उसका उपचार भी नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा पे आंच आ जाएगी। और इसकी वजह से एक दुष्चक्र बनता है शर्म का, सफरिंग का और आइसोलेशन का पेशेंट्स के साथ। यानी कि एक तो उन्हें शर्मिंदा किया जाता है, दूसरा उनकी तकलीफ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और तीसरा उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है परिवार में भी और समाज में भी, और जिससे उनकी हालत और ज़्यादा दयनीय हो जाती है। और ऐसी ही अवस्था में कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए। और इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो बहुत ही ज़रूरी है कि टाइम पे इंटरवेंशन हो, यानी कि सही समय पे व्यक्ति को उपचार मिले। दूसरा, मानसिक रोगों के बारे में अवेयरनेस, जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ये एक आम बीमारी के तरीके से ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको छुपाया जाना चाहिए, और ये किसी को भी हो सकता है। तीसरा, प्रोफेशनल हेल्प उपलब्ध होनी चाहिए कि मानसिक रोगी जा सके और अपना इलाज करवा सके। और सरकार के द्वारा सही नीतियां भी बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो मेंटल हेल्थ एपिडेमिक है या कि मानसिक रोग एक महामारी का रूप ले रहा है भारत में, उस पर कंट्रोल किया जा सके। और एक पीटी संबंधित फैक्ट आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ये फिल्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बेसिक जानकारी के बाद आइए देखते हैं कि एडिटोरियल के की पॉइंट्स में क्या बताया गया है। तो एडिटोरियल कहता है कि भारत को एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता है, और मानसिक स्वास्थ्य पे अभी जो फोकस आया है उसके पीछे एक दुखद घटना है, जिसमें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने 14 जून 2020 को मुंबई में आत्महत्या कर ली। और इस दुखद मृत्यु के बाद भारत में मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा फिर से एक बहस का मुद्दा बन गया है। और एडिटोरियल बताता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 90 मिलियन से अधिक भारतीय, अर्थात 7.5% जो आबादी का है, वो मनोरोगों से पीड़ित हैं। लेकिन अगर हम 2017 का डेटा देखें तो वहाँ करीब करीब 19.73 करोड़ लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं भारत में, और ये करीब करीब जनसंख्या का 14.3% होता है। तो ये वाला स्टैटिस्टिक ज़्यादा लेटेस्ट है, और आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए कि करीब करीब 14.3% भारतीय मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। और एडिटोरियल बताता है कि दिसंबर 2019 में द लैंसेट, जो कि एक बहुत ही मानी हुई स्वास्थ्य पत्रिका है, इसमें एक अध्ययन या स्टडी को प्रकाशित किया गया जिसका टाइटल था द बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990-2017। तो ये स्टडी करवाई गई थी ICMR, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस स्टडी के द्वारा कई सारी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियों का उल्लेख किया गया भारत में। तो एडिटोरियल बताता है कि भारत में जो मानसिक स्वास्थ्य के मामले हैं वो गैर प्राणघातक बीमारियों के अलावा बीमारी का सबसे मुख्य कारण है। वर्ष 2017 में प्रत्येक 7 में से एक भारतीय मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे से प्रभावित था। तो ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि 2017 के डेटा के अनुसार हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय मानसिक रोग से पीड़ित है। और इस स्टडी के द्वारा ये भी बताया गया कि वर्ष 1990 के बाद से देश में कुल बीमारियों के भार में
मानसिक स्वास्थ्य का आनुपातिक योगदान लगभग दोगुना हो गया है। तो जो प्रोपोर्शन है मानसिक स्वास्थ्य वाली बीमारियों का वो करीब करीब दुगना हो गया है 1990 से। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेजी से मानसिक रोग बढ़ रहे हैं भारत की जनसंख्या में। और एक और खास बात बताई गई है कि वर्ष 2016 में जो युवा वर्ग है, जिसको 15 से 39 वर्ग में अगर देखा जाए, तो इसमें जो मृत्यु का प्रमुख कारण था वो आत्महत्या था। और आत्महत्या के पीछे कहीं ना कोई मेंटल इलनेस को माना जाता है कि वो उसका मुख्य कारण होती है। आगे एडिटोरियल बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर भारत में बहुत कम पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है कि वित्तीय वर्ष 2019 में जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इसका आवंटित बजट वित्तीय वर्ष 2018 में 50 करोड़ रुपए से घटाकर 40 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो वैसे भी ये राशि बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसको और ज़्यादा घटा दिया गया। और बजट 2020 में भी जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इसके आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई। तो इससे पता चलता है कि सरकार का ध्यान मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की तरफ ज़्यादा नहीं है। और एडिटोरियल एक और चीज़ बताता है कि अगर देश में हम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की संख्या को देखें तो भारत में केवल 9,000 मनोचिकित्सक हैं। इनको साइकेट्रिस्ट कहा जाता है, यानी कि प्रत्येक 1 लाख लोगों के लिए मात्र एक मनोचिकित्सक है, जबकि WHO के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 3 मनोचिकित्सक होने चाहिए। तो यहाँ भी भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। और ऐसे फैक्ट को आप आराम से GS मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और ऐसे राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आगे एडिटोरियल बात करता है कि जहाँ एक और इन संरचनात्मक और वित्तीय अभावों के संदर्भ में आवश्यक कदम सरकार को उठाने चाहिए, वहीं दूसरी ओर समाज को भी अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ही सारे काम करेगी और समाज का कोई भी दायित्व नहीं है इस मेंटल हेल्थ एपिडेमिक से निपटने के लिए। तो सरकार को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तैयार करे, जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करें, फैसिलिटी प्रोवाइड करें ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन समाज को भी काम करना है कि जो कलंक या स्टिग्मा वाली बात है मानसिक रोग को लेकर, उसे दूर तो समाज को ही करना पड़ेगा और सरकार को भी उसमें योगदान देना पड़ेगा। तो एडिटोरियल कहता है कि ये बहुत आवश्यक है कि जो विक्टिम हैं उनको शर्मिंदा ना किया जाए, बल्कि उन्हें कम्युनिटी हेल्प यानी कि सामुदायिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि वो ऐसे समस्याओं से जूझते समय अकेले ना पड़ें और उनके पास एक सपोर्ट स्ट्रक्चर मौजूद हो कि जिससे वो अपने मन की बात कर सके, जिसके साथ वो अपने दुख को शेयर कर सके और जो उन्हें ढाढ़स भी बना सके। इस तरीके का सपोर्ट स्ट्रक्चर होगा तो व्यक्ति कोई गलत कदम उठाने से पहले सोचेगा या उसे नहीं उठाएगा। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के संदर्भ में देखने को मिला है कि किस तरह मीडिया ने मानसिक स्वास्थ्य के कारण हुई मृत्यु को कवर किया है, खासतौर से टेलीविजन मीडिया, तो मीडिया को भी अपने व्यवहार के प्रति सोचने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि क्या ये व्यवहार सही है, कि क्या हम समाज को सही चीज़ सही तरीके से दिखा रहे हैं या सिर्फ TRP बटोरने की होड़ में कुछ भी दिखा रहे हैं जिसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, खासतौर से जो मानसिक रोगी हैं उन पर। तो एडिटोरियल यही कहता है कि मीडिया को भी विचारशील, मानवीय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम और एक्ट बनाए गए हैं मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए। तो सबसे पहले आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था डिटेक्शन, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए मानसिक रोगों के। और 1996 में इस प्रोग्राम के अंतर्गत ही डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को भी जोड़ा गया। और डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं कि स्कूल और कॉलेज में काउंसलिंग कराई जाती है, जो कार्यस्थल है वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज भी इसका एक अंग है, और इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के द्वारा अवेयरनेस जनरेशन की जाती है, ताकि जो समाज में एक कलंक की भावना है मेंटल इलनेस से जुड़ी हुई उसको दूर किया जा सके। दूसरा है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इसको फोर्स में लाया गया था 1993 में और इसने रिप्लेस किया था ल्यूनेसी एक्ट ऑफ 1912। ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन, और आप देख सकते हैं कि एक्ट में ही पागलपन शब्द का उपयोग
तो इससे ही पता चलता है कि किस तरीके का सोशल स्टिग्मा हमेशा से रहा है मेंटल इलनेस को लेकर। और इस एक्ट का पर्पस था रेगुलेट करना मेंटल हेल्थ केयर को इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में, जो कि मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें आम भाषा में पागलखाना कहा जाता है, जो कि बहुत सही शब्द नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014। इस पॉलिसी का एम था मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना और रिकवरी को बढ़ावा देना मेंटल इलनेस से, और जो कलंक वाला भाव है मेंटल इलनेस के साथ जुड़ा हुआ उसको भी दूर करना, और जो भी मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं उन लोगों का समाज में इंटीग्रेशन करवाना। इसके बाद आता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2017, और इस एक्ट ने एक्नॉलेज किया कि मेंटल इलनेस भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के द्वारा मेंटल इलनेस को एक डिसेबिलिटी माना गया है, और इस एक्ट के द्वारा ये कोशिश की गई है कि जो राइट्स और एंटाइटलमेंट्स हैं जो डिसेबल्ड लोगों के लिए हैं, उसके द्वारा जो मानसिक रोगी हैं उन्हें भी एम्पावर किया जाए और उनका सोसाइटी में इंक्लूजन को बढ़ाया जाए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है वो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये एक्ट कोशिश करता है कि जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं मानसिक रोगियों के, उनको वो मिलें और वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार उनके पास होना चाहिए, उनको इज्जत से जीने का अधिकार होना चाहिए, उनको राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि अगर वो कोई बात को उजागर नहीं करना चाहते हैं अपनी रोग को लेकर, तो उसका भी उनके पास अधिकार है। और एक और अधिकार उन्हें दिया गया है एडवांस डायरेक्टिव वाला। तो इसके द्वारा जो मानसिक रोगी है वो किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं कि अगर कल को वो ये फैसले करने की स्थिति में ना हो कि उनका उपचार कैसे करना चाहिए, तो ये व्यक्ति उनके बिहाफ पे निर्णय ले सकता है। तो इसको कहते हैं एडवांस डायरेक्टिव, और ये भी इस एक्ट के द्वारा दिया गया है। और इस एक्ट के अंतर्गत सरकार के द्वारा सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी नेशनल लेवल पे सेट करने की बात की गई है, और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज हर राज्य में सेट करने की बात की गई है। और जो भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट होंगे उनको, और जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनको भी इस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपने आप को पंजीकृत करना होगा। और मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ बताया गया है कि जैसे एक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं पेशेंट को, तो ये शॉक या ये थेरेपी बिना मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया दिए बिना नहीं की जाएगी पेशेंट के साथ, और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को माइनर्स पे यूज नहीं किया जाएगा। स्टेरिलाइजेशन भी नहीं किया जाएगा मानसिक रोगियों का बिना उनकी परमिशन के, और उनको बांध के भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये भी एक समस्या थी कि बहुत इंस्टीट्यूशंस में भी मानसिक रोगियों को बांध के रखा जाता था, और उन्हें ना ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा या कि अलग थलग करके रख दिया जाएगा, अकेले कमरे में कैद किया जाएगा, ऐसा भी अलाउड नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई है इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के द्वारा, वो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड, यानी कि पहले आत्महत्या एक अपराध था, इस एक्ट के अंतर्गत उसे अपराध नहीं माना गया है। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इसको माना जाता था आईपीसी सेक्शन 309 के अंतर्गत। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है सुसाइड को, कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसे एक विक्टिम माना जाएगा, उसे माना जाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में है और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, और भी जो सरकार की प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं, एक्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बारे में भी। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स के लिए वो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड, यानी कि आत्महत्या को अब एक अपराध नहीं माना गया है इस एक्ट के अंतर्गत। तो कौन सा सेक्शन इस पे लागू था? पहले आईपीसी सेक्शन 309। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जो इम्पोर्टेंट स्टडी इस एडिटोरियल में आई थी, जो द लैंसेट में छपी थी दिसंबर 2019 को, और उसके कुछ मुख्य बिंदु आपको पता होने चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टडी कराई गई थी ICMR, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और ये 2017 की स्टडी है। ICMR आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एपेक्स बॉडी है, और अभी जो कोविड-19 संकट से निपटा जा रहा है उसमें भी ICMR सबसे मुख्य भूमिका निभा रही है। और मेंस की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इनके क्या क्या चुनौतियां हैं इनके सामने, और क्या कदम आप सुझा सकते हैं कि ये अपनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से निभा पाएँ।
और एक सवाल बन सकता है सोशल स्टिग्मा, जो कि मेंटल हेल्थ या कि मानसिक रोग को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है भारत में और भारतीय समाज में। तो इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, इस पे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस पे आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।